नमस्कार, मैं डॉक्टर सुलोचना एसके गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। आज हम अरस्तु द्वारा दास प्रथा के समर्थन के प्रमुख कौन कौन से आधार हैं उनका अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैंने अरस्तु से संबंधित एक वीडियो शेयर किया था जिसमें अरस्तु ने दास प्रथा को परिभाषित किया है कि वे कौन से व्यक्ति हैं जो दास की श्रेणी में आते हैं। और आज हम दास प्रथा के कौन कौन से प्रमुख आधार हैं उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं, अरस्तु ये मानते हैं कि दास प्रथा प्राकृतिक है। अरस्तु का ये मानना है कि व्यक्ति जब पैदा होता है तो तभी से दास और स्वामी दो श्रेणियां जन्म लेती हैं उनके पैदा होने के साथ ही। एक व्यक्ति वो है जो कि बौद्धिक रूप से काफ़ी कमज़ोर होता है और दूसरा व्यक्ति वह है जो कि बौद्धिक दृष्टि से काफ़ी सक्षम होता है। अर्थात उन्होंने बुद्धि को आधार बनाया है। व्यक्ति जो बुद्धिशाली है वह स्वामी है और जिसमें बुद्धि का अभाव है वो दास है। जिसमें बुद्धि का अभाव है उसमें शारीरिक बल अवश्य होता है, लेकिन बौद्धिक जो क्षमता है अर्थात निर्णय लेने की जो क्षमता है वो उस अन्य व्यक्तियों से कम होती है, इसलिए उसको दास की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसा अरस्तु का मानना है। दूसरा जो आधार अरस्तु ने बताया है वह बताया है दास प्रथा आवश्यक है। अर्थात उन्होंने ये कहा है कि वह राज्य जो दास प्रथा पर आधारित नहीं है वह स्वयं दास होता है। उन्होंने ये कहा कि किसी भी राज्य का विकास है वो दास प्रथा पर ही टिका हुआ है। जहाँ दास नहीं होते हैं उस राज्य का विकास संभव नहीं है। एक बात उन्होंने ये भी कही है कि यूनानी जो होते हैं वो अन्य जो जातियाँ होती हैं उनसे अत्यधिक बुद्धिमान होते हैं, इसलिए उनको कभी भी दास नहीं बनाना चाहिए। और ये कहते हैं अरस्तु कि दूसरे जो राज्यों के नागरिक होते हैं वो अल्प बुद्धि होते हैं, इसलिए वो हमेशा दास की श्रेणी में आते हैं। उन्होंने यूनानी जो हैं उनको स्वामी माना है और अन्य जो राज्यों के जो व्यक्ति हैं उनको दास माना है। तीसरा जो उन्होंने आधार बताया है वह है नैतिकता। अर्थात नैतिक दृष्टि से भी दास प्रथा आवश्यक है। उन्होंने ये बताया कि दास प्रथा जो प्राकृतिक है, व्यक्ति जब पैदा होता है तो वह कई व्यक्ति अल्प बुद्धि वाले होते हैं जो कि दास होते हैं, तो उनमें नैतिकता का अभाव होता है। इसलिए सदैव उनको स्वामी के पास रहना चाहिए जिससे उनका नैतिक विकास हो सके, नैतिक गुणों का विकास हो सके। और नैतिक गुणों का विकास तभी संभव है जब वह स्वामी के पास रहेगा। फिर उनका ये मानना है कि दास प्रथा स्वामी और दास दोनों के लिए ही उपयोगी है। अरस्तु ये कहते हैं कि दास प्रथा न केवल दास के लिए अत्यधिक लाभदायक है बल्कि स्वामी के लिए भी लाभदायक है। कहने का अभिप्राय ये हुआ कि दास प्रथा स्वामी और दास दोनों के लिए ही उपयोगी है। स्वामी के लिए इसलिए उपयोगी है क्योंकि जो दास होते हैं वो स्वामी के घरेलू कार्य और अन्य कार्य करते हैं, जिसकी वजह से स्वामी को अत्यधिक वक्त मिल जाता है और उस वक्त का प्रयोग वह अन्य सामाजिक कार्यों में और राज्य के विकास के लिए लगा देता है। और दास के लिए इसलिए उपयोगी है क्योंकि जो दास होते हैं अल्प बुद्धि वाले होते हैं, उनमें नैतिकता का निवास नहीं होता और जब वह स्वामी के शरण में रहेंगे तो उनमें नैतिकता और बुद्धि का विकास हो जाता है। इसलिए अरस्तु का ये मानना है कि स्वामी और दास दोनों जब आपस में मिलके रहते हैं तो एक जगह रहते हैं तो दोनों का ही विकास संभव है। तो हम ये देखते हैं कि अरस्तु ने दास प्रथा का पूर्णतः समर्थन किया है और दास प्रथा के लिए जो आधार बताए हैं, जैसे दास प्रथा है वो प्राकृतिक होती है, दास प्रथा इसलिए आवश्यक है क्योंकि राज्य का इससे विकास होता है और दासों का नैतिक जो विकास है तभी संभव है जब वह स्वामी के शरण में रहेगा। और दास प्रथा है वह स्वामी और दास
दोनों के लिए ही उपयोगी है। अरस्तु ने ये जो सारी बातें दास प्रथा के समर्थन की हैं वो अपनी जो पुस्तक है पॉलिटिक्स उसमें इसका वर्णन किया है। धन्यवाद।